नमस्कार, इस वक्त आपसे मुखातिब हूं मैं प्रशांत पांडे। सुप्रभात इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले फटाफट अंदाज में 6 मिनट में 36 खबरें। मुंबई के अभिलाषा नगर इलाके में 7 दुकानों में आग लगने से अफरा तफरी मची। खबर लगते ही मौके पर दमकल की 6 गाड़ियां पहुंची। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग कैसे लगी अब तक साफ नहीं हो पाया है। आग से लाखों के नुकसान का अनुमान। भोपाल में स्कूली बच्चे की हत्या कर उसके शव को ले जाने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी में आरोपी शिक्षक बच्चे के शव को सीमेंट की बोरी में भरकर बाइक पर ले जाता नजर आ रहा है। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है। मृतक बच्चा कक्षा 2 का छात्र था और आरोपी शिक्षक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाता था, लेकिन परिजनों का आरोप है कि शिक्षक घर की महिलाओं पर बुरी नजर रखता था, इसलिए उन्होंने उसे पढ़ाने से मना कर दिया था, जिस पर वो भड़क गया और बदला लेने के लिए उसने बच्चे को किडनैप कर मार डाला। बहरीन में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने वहां रह रहे भारतीयों से भारत में नफरत फैलाने वाली ताकतों से लड़ने में सहयोग की अपील की। बहरीन में राहुल ने कहा कि भारत के पुनर्निर्माण में हमारी मदद कीजिए। इससे पहले बहरीन में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का जोरदार स्वागत हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी का यह पहला विदेशी दौरा है। राहुल ने यहां ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन सम्मेलन में लोगों को संबोधित किया। सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान को अनिवार्य करने को लेकर केंद्र ने यू टर्न लिया है। सुप्रीम कोर्ट के केंद्र सरकार ने आदेश रोकने को कहा है। आज इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। कोर्ट में दायर हलफनामे में केंद्र ने पैनल बनाकर 6 महीने में नई गाइडलाइन तैयार करने की बात कही है। दिल्ली में ठंड की वजह से हुई 44 मौतों के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी अनिल बैजल पर हमला बोला है। सीएम ने कहा कि एलजी अनिल बैजल बिना सरकार के मशवरे के बेकार अफसरों की नियुक्ति कर रहे हैं। ऐसे ही अफसरों की वजह से मौतें हुई हैं। आम आदमी पार्टी की नजर अब मेघालय में विधानसभा चुनाव पर है। इसके लिए पार्टी सोमवार को 4 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। मेघालय में आप 35 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसी साल फरवरी तक मेघालय में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव के बाद हिमाचल विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। 4 दिवसीय इस सत्र में विधानसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज बेंगलुरु में होंगे, जहां वो प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा लेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे। कर्नाटक में इसी साल चुनाव है। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ 100 करोड़ के फर्जीवाड़े के कोर्ट में आज प्राथमिक जांच का आदेश दे सकती है। एनजीओ संचालक राहुल शर्मा ने अपनी याचिका में सत्येंद्र जैन और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पर 100 करोड़ के फर्जीवाड़े में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। मुंबई के कमला मिल कंपाउंड अग्निकांड मामले में आरोपी 2 मैनेजर गिब्सन और केविन की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है। इन दोनों को आज मुंबई के भोईवाड़ा कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस अग्निकांड में 14 लोगों की मौत हो गई थी। दिल्ली में शालीमार बाग मैक्स अस्पताल के लाइसेंस रद्द करने के मामले में आज फाइनेंशियल कमिश्नर कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट ने इस मामले में फिलहाल लाइसेंस रद्द करने के दिल्ली सरकार के फैसले पर स्टे लगाया है। आतंकी के शक में यूपी के मथुरा जंक्शन से पकड़े गए बिलाल अहमद को पूछताछ के बाद यूपी एटीएस ने छोड़ दिया। उसे क्लीन चिट दे दी। यूपी एटीएस के मुताबिक इसका आतंकवादियों से कोई कनेक्शन नहीं। वहीं दिल्ली के अल राशिद होटल में ठहरने वाले अशरफ को भी क्लीन चिट दे दी गई, जबकि दूसरे शख्स मुदस्सर से पूछताछ चल रही है। ये शख्स नकली नोटों के कारोबार से जुड़ा बताया जा रहा है। आतंकी संगठन हिजबुल में शामिल होने की खबर पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र मन्नान वानी को यूनिवर्सिटी ने सस्पेंड कर दिया। छापेमारी में वानी के कपड़े और कागजी दस्तावेज जब्त किए गए। AK-47 के साथ पीएचडी के छात्र मन्नान बशीर की तस्वीर वायरल हो रही है। जम्मू में सीएम महबूबा मुफ्ती ने निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए मुहाफिज स्कीम लॉन्च की। इसका फायदा 3 लाख मजदूरों को होगा। डिप्टी सीएम निर्मल सिंह भी इस मौके पर मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया। सुरक्षा बलों की यह मुठभेड़ चंदौरा इलाके में हुई। इलाके में अभी एक और आतंकी के छिपे होने की आशंका है। दिल्ली में 3 करोड़ रुपए की कीमत से अमेरिकी डॉलर के साथ एक एयर होस्टेस को गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हुई।
किसी एयर होस्टेस की ड्यूटी हांगकांग जाने वाली फ्लाइट पर थी। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम ने इस एयर होस्टेस को गिरफ्तार किया। मामले में जांच जारी है। आधार डेटा लीक मामले में सरकार ने साफ किया है कि प्रेस की स्वतंत्रता के लिए वो प्रतिबद्ध है। सरकार की ओर से कहा गया है कि आधार डेटा लीक मामले में प्रेस या रिपोर्टर के खिलाफ नहीं बल्कि अज्ञात लोग खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। यूपी में मिशन 2019 के लिए बीजेपी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी की नजर खासतौर पर 17 से 35 साल के युवाओं पर है। इसके लिए पार्टी युवा उद्घोष कार्यक्रम करेगी। 20 जनवरी को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह वाराणसी से इसकी शुरुआत करेंगे। वंदे मातरम को लेकर यूपी के मेरठ नगर निगम बोर्ड की बैठक में बीजेपी और बीएसपी पार्षदों में मारपीट हुई। वंदे मातरम का फिल्मी वर्जन बजने के बाद विवाद हुआ। बैठक में उस वक्त सांसद नगर आयुक्त मौजूद थे। हैदराबाद में एक शादी समारोह में तलवार डांस की वजह से एक 16 साल के लड़के की मौत हो गई। हादसे के बाद घर में मातम पसरा हुआ है। वहीं परिजन समारोह में तलवार डांस पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं ताकि ऐसा दोबारा न हो। ओडिशा के बालासोर में एक नाबालिग लड़की की सरेआम पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। इसमें आग के लिए लकड़ी का एक टुकड़ा चुराने का आरोप है। वीडियो में लड़की के साथ मारपीट के साथ ही उसे घसीटा भी जा रहा है। गुजरात के सुरेंद्रनगर में एक युवती का हाथ रोटी बनाने वाली मशीन में फंस जाने से हंगामा मच गया। युवती के हाथ को मशीन से निकालने में डॉक्टरों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। युवती लिम्बडी में कैंटीन में काम करती थी और रोटी बनाते वक्त उसका हाथ मशीन में फंस गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के मामले में अब दोबारा जांच की जरूरत नहीं। इस मामले की जांच के लिए बनाई गई एमिकस क्यूरी ने दोबारा जांच न करने की अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है। हत्या में विदेशी हाथ होने की दलील को नकारा गया है। एक्टर दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने बिल्डर समीर भोजवानी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सायरा ने अपनी शिकायत में भोजवानी पर बांद्रा स्थित उनकी प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे की कोशिश और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री से डीआरआई ने भांग की बड़ी खेप बरामद की। 594 किलो भांग के साथ डीआरआई ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। ये कि भांग की खेप एक ट्रक से कहीं सप्लाई करने के फिराक में थे। डीआरआई ने हावड़ा स्टेशन से लगभग 15.5 किलो सोने के साथ 3 लोग गिरफ्तार किया। इसकी कीमत 5 करोड़ है। इस सोने को डीआरआई ने विभूति एक्सप्रेस से बरामद किया। पूछताछ के बाद एक और शख्स को गिरफ्तार किया गया है। जम्मू सेक्टर के आईजी सीआरपीएफ की बेटी अदिति ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। यूके की प्रीमियर लीग में अदिति का सिलेक्शन हुआ है। वो प्रीमियर लीग में खेलने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी होंगी। टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनी रिलायंस जियो आज से अपने कस्टमर्स को हैप्पी न्यू ईयर 2018 का बड़ा तोहफा दे सकती है, जिसमें जियो कस्टमर्स को 149 के मंथली प्लान पर 1 GB डेटा प्रतिदिन मिल सकेगा। पाकिस्तान को सैन्य मदद पर रोक लगाने के बाद अमेरिका ने यू टर्न लिया है। अमेरिका फिर से पाकिस्तान को सशर्त सैन्य मदद का बहाल कर सकता है। अमेरिका ने स्पष्ट किया कि हक्कानी नेटवर्क और तालिबान को पाकिस्तान में पनाह नहीं मिलनी चाहिए। सीरियाई सेना ने विरोधी गुट जैश अल इस्लाम के साथ लड़ाई का एक वीडियो जारी किया। सेना और विरोधी गुट के बीच ये लड़ाई राजधानी दमिश्क के पास हरास्ता में जारी है। सेना वहां एक सप्ताह में फंसे अपने साथी सैनिकों के पास भी पहुंच गई है। और चलिए विस्तार से खबरों को जान लेते हैं। मुंबई के अभिलाषा नगर इलाके की 6 दुकानों में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी जबरदस्त थी कि इसे बुझाने में 6 दमकल की गाड़ियां लगानी पड़ी। इसके बाद दमकल कर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यह आग कैसे लगी ये साफ नहीं हो पाया है। आग से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। सभी दुकानें इलेक्ट्रॉनिक मशीन की बताई जा रही हैं। इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं चश्मदीदों की माने तो हादसे से पहले पटाखे छोड़े गए थे। इसके बाद यह हादसा हुआ। शुरुआत में सिलेंडर फटने की लोगों को आवाज सुनाई दी। घर में खड़ा था, मैं सामने देखा तो पहला स्पार्क दिखा, उसके बाद में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ जोर में और प्रॉब्लम मेरे ख्याल से फायर क्रैकिंग चल रहा था पीछे, तो वो रीजन की वजह से हो सकता है। बराबर 12:20 12:25 के दरमियान इधर ब्लास्ट हुआ और उसके बाद में होने के बाद एक एक जो कारखाने हैं वो आग अंगार पकड़ते गए।
हाँ। कितनी दुकानें इसमें इस आग में? 5-6 दुकान तक अभी तक हुआ है। किस चीज का दुकान था ये सब मैकेनिकल दुकान है, कोई का शिपिंग का काम चलता है यहाँ पे। इसमें कोई घायल कोई इंजर्ड? नहीं, कोई नहीं। पे लंगर लगी थी सब, हम आए तभी नहीं, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं था, फोर्थ माले पे लंगर लगी। सिलेंडर ब्लास्ट वगैरह हुआ था? नहीं, सिलेंडर कोई बड़ा सिलेंडर थे उसमें, हमने निकाले, वो ब्लास्ट तो नहीं हुआ। भोपाल में एक शिक्षक ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। मामूली विवाद के चलते शिक्षक ने कक्षा 2 में पढ़ने वाले छात्र की निर्ममता से हत्या कर दी और फिर उसकी लाश को बोरे में भरकर शहर किनारे फेंक दिया। लेकिन सीसीटीवी फुटेज सामने आने पर पूरा सच सामने आ गया। आप ये 3 तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर परवलिया टोल नाके की सीसीटीवी फुटेज की, जिसमें आरोपी शिक्षक बच्चे की लाश को ले जाता दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरी तस्वीर मृतक बच्चे के परिजनों की है, जिनका रो रो कर बुरा हाल है, और तीसरी तस्वीर थाने पर भड़के पीड़ित परिजनों की है। इनका आरोप है कि पुलिस की लापरवाही की वजह से ये सब कुछ हुआ। इनका कहना है कि शिक्षक के बारे में पहले भी कई बार शिकायत कर चुके थे। कई बार ये शिक्षक परिवार को धमकी दे चुका था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। परिवार का कहना है कि यह शिक्षक बच्चे के ट्यूशन पढ़ाता था, लेकिन इस दौरान वो परिवार की महिलाओं पर बुरी नजर रखता था। इस वजह से उन्होंने उसे ट्यूशन पढ़ाने से मना कर दिया। इसके बाद आरोपी शिक्षक भड़क गया और फिर बार बार इन्हें जान से मारने की धमकी देने लगा। आरोपी का नाम विशाल रूपानी है। उसने खुलेआम आके घर में लेडीज को धमकी दी कि हम इसको उठवा देंगे। उसके बाद ये आके रात को घर पे खड़ा हो गया लड़कों को लेके। इसको फिर मैंने मारा भी। उसके बाद भी समझौता हुआ। पुलिस वाले भी उस समय रिपोर्ट नहीं लिख रहे थे यहाँ पे बेड़ागंज में। बोले थे आप रिटर्न में भी मत दीजिए। फिर हम जाने लगे तो इनने बुलाया। ये बोला, ये सैटरडे की बात है। एक दिन पहले सैटरडे को मैं आया था। सैटरडे था उस दिन। ये लोग कंप्लेंट नहीं लिख रहे थे। हमारी ये जिस तरह से प्राइमा फेसी ये जानकारी आई है कि उसका गला घोट करके उसकी हत्या की गई है, तो हमें ऐसा लगता है, और अभी तक की जो जानकारी प्राप्त हुई है, जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उसके अनुसार ये एनिमिटी का मामला है और ये घर से जुड़े हुए लोग, बहुत करीबी लोग और उनके घर के आसपास के रहने वाले लोगों के बीच में ही हो सकता है। हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बहुत जल्दी अपराधियों को इसमें हम पकड़ लेंगे। चलिए बात करते हैं आज दिन भर की सुर्खियों में रहने वाली 3 बड़ी खबरों की। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये 3 बड़ी खबरें। पहली खबर हिमाचल से, जहां आज से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। जयराम सरकार का ये पहला सत्र है। 4 दिवसीय इस सत्र में विधानसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी होगा। वहीं दूसरी खबर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की, जो आज बेंगलुरु में होंगे और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे। जबकि तीसरी खबर दिल्ली के शालीमार बाग मैक्स अस्पताल के लाइसेंस रद्द करने के मामले से जुड़ी है, जिस पर आज फाइनेंशियल कमिश्नर कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट ने इस मामले में फिलहाल लाइसेंस रद्द करने के दिल्ली सरकार के फैसले पर स्टे लगाया हुआ है। और चलिए बात करते हैं राहुल गांधी की। अध्यक्ष बनने के बाद पहली विदेश यात्रा बहरीन गए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। GOPIO की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि भारत में इस समय रोजगार की समस्या है, जो कि फिलहाल पिछले 8 सालों में रोजगार का सबसे न्यूनतम स्तर हो चुका है। उन्होंने कहा कि भारत इस समय संकट में है। मैं यहां आपका साथ पाने आया हूं। हमें गुस्से का डट कर सामना करना पड़ेगा। साथ ही राहुल ने 2019 में सरकार बनाने का दावा किया और केंद्र में सरकार बनाने के बाद अपनी 3 प्राथमिकताएं बताई, जिसमें विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा अहम है। आपको बता दें कि GOPIO की ओर से आयोजित कार्यक्रम में 50 देशों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। हमारा फोकस, मैं आपको सच बताऊं तो हिंदुस्तान को एक विजन देने का है। जरूर हम बीजेपी से लड़ते हैं, मगर हमारा काम अपने आप को इंप्रूव करने का है, आपको एक नई कांग्रेस पार्टी देने का है। और मैं इस बात में भरोसा रखता हूं कि अगर हमने आपको, हिंदुस्तान को एक नई कांग्रेस पार्टी दे दी, बीजेपी को लड़ाना कोई बड़ी बात नहीं, हराना कोई बड़ी बात नहीं। India today is free, but once again it is under threat. There are 2 clear threats facing our country today. The first is our government's inability to provide jobs for our people. Our main competitor, China, produces 50,000 jobs every 24 hours. India currently produces 400 jobs in the same amount of time.
Tragically, the conversation in our country today is not about jobs, healthcare, or education. Today, the only thing India talks about is what you are allowed to eat, who is allowed to protest, and what we can say, or rather what we cannot say. Activists and journalists are threatened. They are shot dead for expressing their views. People are killed because of their religious beliefs. Dalits are beaten into submission. Judges investigating sensitive cases die under mysterious circumstances. And through all this, the government has nothing to say. इधर राजधानी दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर एक एयर होस्टेस को $80,000 यानी करीब 3.25 करोड़ रुपए कैश रकम के साथ गिरफ्तार किया गया। जांच अधिकारियों के मुताबिक गिरफ्तार एयर होस्टेस हवाला कारोबार से जुड़ी थी। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जिस वीडियो को देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि ये वीडियो उसी गिरफ्तार एयर होस्टेस से जुड़ी है। आप देख सकते हैं कि कैसे एयर होस्टेस अपने बैग में छिपाकर ये पूरी रकम ला रही थी। उसने नोटों के बंडल को एल्यूमिनियम फॉयल में लपेटकर बैग में इस तरह छिपा रखा था ताकि लिए कोई खाद्य पदार्थ लगे। वीडियो में एक महिला अधिकारी नोटों के बंडल खोल कर जांच कर रही हैं। नोटों के बंडल में ऊपर तो $50 के नोट हैं, लेकिन अंदर $100 के नोट रखे गए। आरोप है कि गिरफ्तार एयर होस्टेस हवाला के जरिए विदेशी करेंसी बाहर भेजती थी। जितना पैसा बाहर भेजा जाता था उसकी आधी रकम खुद एयर होस्टेस लेती थी। खुफिया जानकारी के मुताबिक एयर होस्टेस 2 महीने से लगातार फ्लाइट से ऐसे पैसा भेज रही थी। $80,000 कितना है मैडम? $80,000 That's all? I think must be more. कितना दिया था आपको उधर? इधर देखिए जरा, कितना दिया था उनको? मालूम नहीं कितना है टोटल। What is your full name? पूरा क्यों पढ़े लिखे युवा भी आतंकी के आगोश में खींचे जा रहे हैं? क्यों चुनाव लड़ने वालों को धमकी दी जा रही है? सवाल इसलिए क्योंकि दोनों का मकसद है घाटी में आतंकी जड़ें जमाना, जो इन दिनों बेहद कमजोर हो चुकी हैं। इन दोनों खबरों से घाटी में हड़कंप मचा है। पहली खबर आतंक की राह पकड़ने वाले मन्नान वानी की है, जबकि दूसरी खबर कश्मीर पंचायत चुनाव लड़ने वालों की आंख फोड़ने की धमकी से जुड़ी है। ये दोनों हिजबुल की कारस्तानी है। सबसे पहले बात हिजबुल के नए वानी की। बुरहान वानी और मन्नान वानी। हिजबुल का कमांडर बुरहान 8 जुलाई 2016 को एक एनकाउंटर में ढेर हो गया, लेकिन महज 1.5 साल में ही हिजबुल ने दूसरी वानी खोज निकाला है। नाम है मन्नान, युवा है, AMU से PhD कर रहा था, लेकिन इतने पढ़ने के बाद भी वो सही और गलत में फर्क नहीं कर सका। मन्नान की तलाश में पुलिस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल तक पहुंची है। इसी कमरे में मन्नान रहता था और 2 जनवरी तक वो यहीं था, लेकिन अब वो फरार है। सारी एजेंसियां हैं, क्योंकि गंभीर प्रकरण है। देश विरोधी गतिविधि में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सदस्यता लेने की बात है। सारी चीजें वेरीफाई हम कर रहे हैं। मन्नान के आतंकी बनने की खबर से पूरे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में सनसनी फैल गई और वायरल तस्वीर के बिना पर उसे तत्काल यूनिवर्सिटी से निलंबित भी कर दिया गया। जो नेशनल इंटरेस्ट है उनके लिए सबसे ऊपर है और हम लोग इसी पे यूनिवर्सिटी अगर कोई इस तरह की बात होगी तो यूनिवर्सिटी तो पूरी तरह से जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करेगी और जो भी होगी उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। अब बात इस धमकी की। पंचायत चुनाव लड़ने वालों की आंखों में उड़ेलेंगे तेजाब। ये करतूत भी हिजबुल मुजाहिदीन की ही है, जो घाटी में पंचायत चुनाव लड़ने वालों को खुलेआम धमकी दे रहा है। मकसद है डरा कर जमहूरियत की जड़ें हिलाना, जिस पर कश्मीर में सियासत सुलगने लगी है। महबूबा मुफ्ती को रियासत के अवाम को एश्योर करना होगा। बाकी कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी भी वक्त किसी भी जमहूरी चुनौती के लिए हमेशा तैयार है। डिसीजन लिया जाएगा जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस नज़र में रख के लिया जाएगा और इंशाल्लाह मुस्तकीम कॉन्टेस्ट किया जाएगा। लेकिन जहां तक सिक्योरिटी का सवाल है, ये गवर्नमेंट वैसे भी फेल हो गई है लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में। ऑपरेशन ऑल आउट के बाद से कश्मीर में आतंकियों की कमर टूट चुकी है। घाटी से पांव उखड़ने लगे हैं, जिससे आतंकी सरगना बौखलाए हुए हैं।
ऐसे में धमकी या फिर युवाओं को आतंक की राह पर ले जाने की हरकत को बखूबी समझने की जरूरत है। न डरने की जरूरत है, न झांसे में आने की, क्योंकि आतंक का आखिरी वक्त चल रहा है और इस राह में मौत के सिवा कुछ और नहीं मिलने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। इधर यूपी के मेरठ नगर निगम में एक बार फिर अखाड़ा नजर आया और इसकी वजह बना राष्ट्रगीत, जिसको लेकर बीजेपी और बीएसपी के पार्षदों में ठन गई। राष्ट्रगीत पर फिर हुई जूतम पैजान, नगर निगम बना अखाड़े का मैदान। पहली बैठक में पार्षदों ने जमकर काटा पड़ा। ये कोई युद्ध का मैदान नहीं, बल्कि मेरठ का नगर निगम कार्यालय है। मौका था नगर निगम की पहली बोर्ड बैठक का, लेकिन बैठक का ये पहला दिन पार्षदों के उत्पात के भेंट चढ़ गया। बैठक की शुरुआत में जैसे ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम बजना शुरू हुआ, बीजेपी पार्षदों ने इस पर ऐतराज जताया। पार्षद ये कहने लगे कि ये फिल्मी धुन वाला वंदे मातरम है, बस फिर क्या। महापौर की मौजूदगी में पूरा नगर निगम का सदन युद्ध का मैदान बना। सांसद, विधायक, मेयर और नगर आयुक्त की मौजूदगी के बीच जमकर हंगामा हुआ। उत्पात मचाते मचाते कई पार्षद तो टेबल पर चढ़ गए और जमकर नारेबाजी की। ये वैसी बीजेपी वाले ज्यादा हंगामा करना चाहते हैं। हाँ, मातरम को लेकर क्या हो गया? वंदे मातरम को लेकर ये गलत चीजें हैं सब। ये जब कोर्ट में नहीं है, क्या हाँ जी नहीं देना चाहिए ये, तो क्यों गा रहे हैं ये? यहाँ बात करें सदन के अंदर सिर्फ विकास की। विकास एक मुद्दा है, बस सफाई। विकास को अगर ये लेके बात करेंगे, हमारा कभी कोई भी बात नहीं है। ये लोग ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब मेरठ में वंदे मातरम पर विवाद हुआ। अभी कुछ दिन पहले ही मेयर के शपथ ग्रहण समारोह में वंदे मातरम को लेकर हंगामा हुआ था और नगर निगम की पहली बोर्ड बैठक में भी वही तस्वीर एक बार फिर देखने को। ये अच्छा नहीं है और आज का हंगामा बिल्कुल अनावश्यक था। थोड़ी कहीं चूक हुई रिकॉर्डिंग बजाने में, तो इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैं इतना मानता, मैंने देखा भी है कि सब लोग खड़े हो गए थे। खैर, तकरीबन 3 घंटे तक किसी फिल्मी शो की तरह मेरठ नगर निगम में हंगामा होता रहा और किसी फिल्म की तरह ही पुलिस ने हंगामे के बीच एंट्री मारी और इस हंगामेदार शो को समाप्त किया। ईटीवी के लिए मेरठ से उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।